हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो क्विकली कंफर्म कर देंगे आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। सो ऑल लाइव क्लास स्टूडेंट्स प्लीज कंफर्म क्विकली योर ऑडियो वीडियो इज ओके। कर दीजिए कंफर्म क्विकली सो दैट वी कैन स्टार्ट। मैं वेट कर रहा हूँ। All live class students who have already joined, please confirm quickly. So जो रिकॉर्डेड वर्जन को देख रहे हैं उनको ये कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। दिस कंफर्मेशन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम ऑल स्टूडेंट्स हु आर इन द लाइव क्लास राइट नाउ। तो चलिए शुरू करते हैं इसके ऊपर डिस्कशन। सो हमारा ये डिस्कशन जेईबी में पीपीबी के पेपर के लिए जो लास्ट मिनट रिवीजन हमारा होना चाहिए उसमें 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये सवाल तो पूछे जा सकते हैं और ये सारे के सारे बेस्ड हैं IIBF की बुक के ऊपर। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अगले क्वेश्चन को टेकअप करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, नोटिफिकेशन डेटेड 8 जून 1957, which power has been delegated to state government relating to banks। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जो नोटिफिकेशन है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी एक पावर को डेलीगेट किया स्टेट गवर्नमेंट्स को, और ये बैंकों से रिलेटेड है। तो ये कौन सी पावर है, किस इशू को लेकर के ये पावर है? ओपनिंग ऑफ बैंक ब्रांच को लेकर के, शिफ्टिंग ऑफ बैंक ब्रांच को लेकर के, बैंकिंग एज इमरजेंसी सर्विस डिक्लेयर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, या डिक्लेरेशन ऑफ पब्लिक हॉलीडे। तो इन चार में से हमारा कौन सा ऑप्शन आंसर सही बैठता है? चारों को केयरफुली देखिए, क्या आंसर आपको लगता है इज करेक्ट आंसर? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपनी पावर्स ट्रांसफर कर देना, वेस्ट कर देना, डेलीगेट कर देना इन फेवर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो ये कौन से इशू को लेकर के पावर्स डेलीगेट की गई? ओपनिंग ऑफ बैंक ब्रांच को लेकर नो, ये तो आरबीआई का मामला है। शिफ्टिंग ऑफ बैंक ब्रांच लेकर के नो, ये भी आरबीआई का मामला है। बैंकिंग एज इमरजेंसी सर्विस, तो ये मामला भी नहीं बनता है। पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर करना, यस दिस इज। तो पब्लिक हॉलीडे का डिक्लेयर करना अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, तो ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट ने डेलीगेट की थी थ्रू दिस नोटिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव्स ऑफ आरबीआई, सेंट्रल फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी आर टू बी सेट अप एट ईच। तो आरबीआई की जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के इनिशिएटिव्स हैं उन इनिशिएटिव्स के मुताबिक सेंटर फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी सेटअप करने हैं बैंकों में। तो ये कहाँ पे सेटअप होने हैं? एट ईच स्टेट, या एच ईच डिस्ट्रिक्ट, या एट ईच ब्लॉक, या ईच लोकेशन। तो ये सेंटर कहाँ सेटअप होने हैं? सो ये हमने आंसर प्रोवाइड करना है। तो देखिए कौन सा आंसर बनता है। तो मैं गलती से इस आंसर को ऑलरेडी आपके साथ डिस्क्लोज कर दिया था, तो क्विकली हम इसको डिस्प्ले कर लेते हैं दोबारा से। तो ये हर ब्लॉक लेवल के ऊपर, सो कंट्री के हर ब्लॉक लेवल के ऊपर सेंटर फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी इस्टेब्लिश करने हैं, और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव का पार्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट कैन नॉट बी ओपन्ड बाय NRI? इनमें कौन सा वो अकाउंट है जिसे नॉन रेजिडेंट इंडियंस ओपन नहीं कर सकते? FCNR अकाउंट है, RFC अकाउंट है, NRO अकाउंट है, या NRERA अकाउंट है? तो देखिए कौन सा आंसर बनता है। कम ऑन, सो विच आंसर इट इज? फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट। तो जब हम यहाँ पे बोलते हैं रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट, तो इट मीन्स दिस अकाउंट कैन नॉट बी ओपन्ड। बाकी तीनों अकाउंट्स के अंदर NR वर्ड लिखा होगा। NR मीन्स नॉन रेजिडेंट, NR मीन्स नॉन रेजिडेंट, NR मीन्स रेजिडेंट, लेकिन यहाँ पे R है। तो दिस अकाउंट कैन बी ओपन्ड ओनली बाय रेजिडेंट्स, तो हमारा ऑप्शन बन जाएगा B। Banks extend business hours for non-cash voucher generating transactions। non
कैश वाउचर जनरेटिंग ट्रांजैक्शन जो हैं उनमें कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस आती हैं जिसके लिए बैंक बिजनेस आवर्स को एक्सटेंड करते हैं। इश्यू ऑफ टर्म डिपॉजिट्स, एक्सेप्टेंस ऑफ चेक फॉर लॉकर रेंट, एक्सेप्टेंस ऑफ चेक फॉर क्लियरिंग। हमने बताना है नॉन कैश ट्रांजैक्शन जो वाउचर जनरेट करती हैं, यानी दो चीज़ों को वो फुलफिल करनी चाहिए। एक वो ट्रांजैक्शन नॉन कैश होनी चाहिए, तो दूसरे वो वाउचर जनरेट करने वाली ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए, क्योंकि कुछ ट्रांजैक्शन वाउचर जनरेट नहीं करती, कुछ ट्रांजैक्शन वाउचर जनरेट करती हैं। तो हमने आंसर उस लाइट में देना है। यस, कम ऑन। तो व्हाट विल बी आवर आंसर हियर? तो अगर आपने इस पार्ट को केयरफुली रीड किया है तो हमें क्विकली पता चल जाएगा कि कौन सी ट्रांजैक्शन इसमें आती है। इश्यू ऑफ टर्म डिपॉजिट, ये ट्रांजैक्शन तो आती है। एक्सेप्टेंस ऑफ चेक फॉर लॉकर रेंट, लॉकर का रेंट रिकवर करना है तो ये भी आती है। एक्सेप्टेंस ऑफ चेक फॉर क्लियरिंग, ये तो क्लियरिंग में भेजना है तो ये उसमें नहीं आती है, तो हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। ए एंड बी के लिए हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो बैंक्स कैन एक्सटेंड बिजनेस आवर्स फॉर नॉन कैश वाउचर जनरेटिंग ट्रांजैक्शंस, हमने बतानी है वाउचर जनरेटिंग ट्रांजैक्शंस। तो ए ये वाउचर जनरेटिंग है, बी ये भी वाउचर जनरेटिंग है। कैश मैनेजमेंट रेफर्स टू कलेक्शन ऑफ चेक, कलेक्शन ऑफ कैश, कंसेंट्रेशन ऑफ कैश, डिसबर्समेंट ऑफ कैश। सो जब हम कहते हैं कैश मैनेजमेंट तो इसमें क्या क्या आता है? फ्रेंड, कैश मैनेजमेंट में ये सारे के सारे आ जाते हैं, तो आंसर है ऑल। ये आंसर आपको विजिबल नहीं होगा लेकिन आंसर है ऑल। तो मैं इसका आंसर को यहाँ पे लिख देता हूँ, तो आपको विजिबल नहीं होगा, मैं तो इसको देख पा रहा हूँ, आप इसको नहीं देख पा रहे होंगे। तो आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज, ये सारे के सारे कैश मैनेजमेंट में रेफर आ जाएंगे। फॉर डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट सर्विसेज ऑफर टू कस्टमर, ए कॉम्प्रिहेंसिव नोटिस बोर्ड शुड बी डिस्प्लेड बाय बैंक्स इन देयर ब्रांचेज। सो एक ऐसा बोर्ड बैंकों को डिस्प्ले करना होगा, नोटिस बोर्ड, ये कॉम्प्रिहेंसिव बोर्ड होना चाहिए ताकि कस्टमर को कौन कौन सी हम सर्विस ऑफर कर रहे हैं उसमें उसका जिक्र होना चाहिए। द साइज ऑफ दिस बोर्ड शुड बी एट लीस्ट, इस बोर्ड का साइज कितना होना चाहिए? इस बोर्ड का साइज होना चाहिए 2 फीट इंटू 2 फीट। वेयर एनी जेंडर क्लासिफिकेशन इज रिक्वायर्ड बाय बैंक्स, देयर फॉर्म्स चाहिए, नॉट फार्म्स, सो देयर फॉर्म्स। They must make provision for transgender by including which of the following। तो अगर बैंकों को जेंडर क्लासिफिकेशन करनी है तो जो उनके फॉर्म्स बने हुए हैं तो उसमें ट्रांसजेंडर के लिए प्रोविजन होना चाहिए, और उस पर्पस के लिए वो क्या डालेंगे? मिस्टर सो एंड सो, मिसेस सो एंड सो, मिस सो एंड सो, ट्रांसजेंडर सो एंड सो, अदर जेंडर सो एंड सो। हमने यहाँ पे बताना है जेंडर क्लासिफिकेशन के लिए वो ट्रांसजेंडर के लिए इनमें से किसको डालेंगे? सो ट्रांसजेंडर्स जो ना तो मेन है ना वुमेन है, तो उनके लिए किस टर्म को यूज किया जाएगा? सो उनके लिए यूज किया जाएगा अदर जेंडर टर्म को। सो आवर आंसर विल बी अदर जेंडर। So let me display the answer. So it is other gender. Which banks can pay differential rate of interest to saving bank account holder if deposit is over? So बैंक यूनिफॉर्म बेसिस के ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसिस में वो डिफरेंशियल इंटरेस्ट यानी अलग इंटरेस्ट रेट भी पे कर सकते हैं, सेविंग बैंक अकाउंट के ऊपर भी और एफडी अकाउंट के ऊपर भी। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए, वो किन केसेस के अंदर ये एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे कर सकते हैं जब डिपॉजिट का बैलेंस कितना हो। तो यहाँ पे हमारा आंसर बनता है ओवर ₹1 लाख। 1 लाख रुपए तक वो डिफरेंशियल रेट पे नहीं कर सकते।
1 लाख से ऊपर अगर बैलेंस मेंटेन होते हैं सेविंग बैंक अकाउंट्स के अंदर, तो उनके ऊपर वो ये डिफरेंट इंटरेस्ट पे कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, एफडी के केस में इस प्रकार का डिफरेंशियल रेट वो कब पे करेंगे? एफडी के केस में वो पे करते हैं इन केस ऑफ बल्क डिपॉजिट्स। सो बल्क डिपॉजिट हम कहते हैं उस डिपॉजिट को जिसका वैल्यू सिंगल एफडी 2 करोड़ एंड अबव होता है। तो सेविंग बैंक अकाउंट के केस में डिफरेंशियल रेट 1 लाख, एफडी के केस में बल्क डिपॉजिट, एंड बल्क डिपॉजिट मीन सिंगल एफडी ₹2 करोड़ एंड अबव। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 लीडर बैंक मॉडल इनमें से किस सर्विस के लिए है? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 लीडर बैंक मॉडल ये आधार पेमेंट्स के लिए है, IMPS पेमेंट्स के लिए है, EBT में पेमेंट्स के लिए है, या BBPS पेमेंट्स के लिए है? यस, व्हाट विल बी द आंसर? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 लीडर बैंक मॉडल, तो किस सर्विस के लिए इनको अडॉप्ट किया जाता है? सो व्हाट विल बी द आंसर? यस, कम ऑन। तो आधार पेमेंट्स के लिए नो, IMPS पेमेंट्स के लिए नो, BBS पेमेंट्स के लिए नो, EBT पेमेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर जो है डायरेक्ट पेमेंट ट्रांसफर हम जिनको कहते हैं DPT वाला पोर्शन, तो EBT पेमेंट के लिए सो इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर्स, तो ऑप्शन सी। ऑल ट्रांजैक्शंस इंक्लूडिंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स शुड बी राउंडेड ऑफ बाय बैंक्स टू द नियरेस्ट। सो जितनी भी इंटरेस्ट पेमेंट से रिलेटेड होंगी, इंटरेस्ट से रिलेटेड पेमेंट्स होंगी या रिकवरी होगी, तो हम डिपॉजिट के ऊपर या लोन के ऊपर जो भी इंटरेस्ट पे करें या चार्ज करें उनकी हमने राउंडिंग ऑफ करनी होती है। तो ये राउंडिंग ऑफ जो नियरेस्ट कितना होगा, 25 पैसा में राउंडिंग करनी है, 50 पैसा में राउंडिंग करनी है, रुपये में राउंडिंग करनी है, या ये बैंक डिस्क्रिशन है? तो ये राउंडिंग हमने करनी है, तो ये राउंडिंग किस वैल्यू में करनी है? यस, सो व्हाट विल बी योर आंसर? ये राउंडिंग के लिए वैल्यू क्या रहेगी? सो इस राउंडिंग के लिए जो वैल्यू रहेगी सो दैट इज 1 रुपी, सो जिसको रुपी हम कहेंगे। तो यहाँ पे आपको आंसर नजर नहीं आता होगा बिकॉज ऑफ दैट मूविंग टेक्स्ट, तो ये होगा राउंडिंग, हम रुपी में इसकी राउंडिंग करेंगे। तो दिस मीन अगर वो इंटरेस्ट का अमाउंट 870 रुपीज 37 पैसा है या 870 रुपीज 13 पैसा है, तो लेट अस से 13 नहीं लिखें, इसको हम लिख लें 63 पैसा है। तो इस केस में ये इंटरेस्ट होगा हमारा 870 का, और इस केस में इंटरेस्ट क्रेडिट किया जाएगा 871 रुपीज़ का, यानी जो राउंडिंग है वो रुपी में की जाएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ए पर्सन रिसीविंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन कैन क्रेडिट द अमाउंट ओनली इन एन अकाउंट डेजिग्नेटेड एज which can be opened in New Delhi branch, main branch of SBI। अगर किसी पर्सन को फॉरेन कंट्रीब्यूशंस आती हैं, सो कंट्री के बाहर से उसको डोनेशंस एटसेट्रा आती हैं, तो उसको क्रेडिट किया जाएगा किस बैंक के साथ? SBI न्यू दिल्ली मेन ब्रांच के साथ उसको क्रेडिट किया जाएगा एक अकाउंट ओपन करके। उस अकाउंट को हम डेजिग्नेट कैसे करते हैं? हाउ दैट अकाउंट इज डेजिग्नेटेड? फ्रेंड्स, उस अकाउंट को डेजिग्नेट किया जाता है FCRA अकाउंट, फॉरेन कंट्रीब्यूशंस रेजिडेंट अकाउंट। बिजनेस आवर्स ऑफ ए बैंक ब्रांच मस्ट बी मिनिमम फॉर हाउ मेनी आवर्स ऑन ऑल वीकडेज इंक्लूडिंग वर्किंग सैटरडेज। सो किसी भी बैंक ब्रांच के जो बिजनेस आवर्स हैं कम से कम वो कितने पीरियड के लिए होने चाहिए? ऑल वीक डेज के ऊपर, जिसमें वर्किंग सैटरडेज में भी आते हैं। सो कम से कम 3 आवर्स, कम से कम 4 आवर्स, कम से कम 5 आवर्स, या कम से कम 6 आवर्स। तो कौन सा आंसर बनता है आपको लगता है क्वेश्चन नंबर 3-5 के लिए? यस, कम ऑन, व्हाट डू यू थिंक कि कौन सा आंसर बनता है?
सो चैट बॉक्स में अपना आंसर टाइप कर देंगे। जो हमारे स्टूडेंट लाइव क्लास में हैं, जो रिकॉर्डेड वर्जन देख रहे हैं, वो अपनी कॉपी में आंसर को नोट कर लेंगे। तो इसके लिए हमारा आंसर बनता है 4 आवर्स, कम से कम 4 घंटे। सो ऑप्शन बी हमारा आंसर बन जाएगा। Which of the following is drawn by using any computer resource and signed in a secure system with the digital signatures and asymmetric crypto system? इनमें कौन सा वो ट्रांजैक्शन है जो कंप्यूटर रिसोर्सेज को यूज करते हुए जनरेट होता है और साइन भी उसी प्रकार से किया जाता है एक सिक्योर सिस्टम के अंदर, वो भी डिजिटल सिग्नेचर यूज करते हुए एक असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पे हम बात किस इंस्ट्रूमेंट की कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक चेक की बात कर रहे हैं, ट्रंकेटेड चेक की बात कर रहे हैं, या आरटीजीएस ट्रांजैक्शंस के लिए इंस्ट्रक्शंस की बात कर रहे हैं? सो हम किस ट्रांजैक्शन की यहाँ पे बात कर रहे हैं? तो इस इंस्ट्रूमेंट को ड्रॉ किया जाता है क्या यूज करके? कंप्यूटर रिसोर्सेज को यूज करके। और साइन कैसे किया जाता है? सिक्योर सिस्टम के अंदर, वो भी डिजिटल सिग्नेचर के साथ। और क्रिएट कहाँ किया जाता है? असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम में उसको क्रिएट किया जाता है। तो ये फीचर इनमें से किस इंस्ट्रूमेंट के हैं? इलेक्ट्रॉनिक चेक के यस, ट्रंकेटेड चेक के नो, आरटीजीएस के नो। तो अवर आंसर बिकम्स ए। तो दिस इज इलेक्ट्रॉनिक चेक। Authentication process requires an additional factor of authentication based on information not available on the card in respect of। जो authentication process है वो क्या रिक्वायर करता है? एडिशनल फैक्टर ऑफ authentication। और वो किसके ऊपर बेस्ड है? ऑन इंफॉर्मेशन नॉट अवेलेबल ऑन द कार्ड। कार्ड के ऊपर वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे हम किस इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं? इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट? तो दिस इज ऑनलाइन कार्ड नॉट प्रेजेंट ट्रांजैक्शंस। तो वो ट्रांजैक्शन जो ऑनलाइन कार्ड ट्रांजैक्शन, कार्ड नॉट प्रेजेंट ट्रांजैक्शंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एफडी अकाउंट कैन हैव मिनिमम मैच्योरिटी ऑफ 1 ईयर एंड मैक्सिमम 5 ईयर्स? इनमें कौन सा वो एफडी अकाउंट है जिनमें कम से कम 1 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल का मैच्योरिटी पीरियड होगा? एनआरओ एफडी, एफसीएनआर एफडी, आरएफसी एफडी या एनआरईआरए एफडी? तो किस एफडी की हम बात कर रहे हैं जिसका मैच्योरिटी पीरियड 1 ईयर कम से कम मैक्सिमम 5 ईयर्स होता है? सो क्वेश्चन 38 के लिए कौन सा आंसर लगता है आपको कि करेक्ट आंसर है? क्वेश्चन नंबर 38। So question number 38. So is it for NRO? No. Is it for FCNR? Yes. Is it for RFC? No. Is it for NRE? No. तो इट इज़ ओनली फॉर FCNR जिसमें ये पीरियड 1 साल से 5 साल तक का है। बाकी सभी के अंदर इट कैन गो अप टू 10 ईयर्स। इन ए लीगल डिस्प्यूट बिटवीन बैंक कस्टमर एंड थर्ड पार्टी, एक लीगल डिसीजन है 2 लोगों के बीच में। एक उसमें बैंक का कस्टमर है और एक थर्ड पार्टी है, यानी ये डिस्प्यूट बैंक का नहीं है, ये बैंक के कस्टमर के बीच में और थर्ड पार्टी के बीच में डिस्प्यूट है। तो उसकी सर्टिफाइड कॉपी जो बैंक में एंट्रीज हैं उसकी हम कोर्ट अगर कॉल करता है, कोर्ट अगर मांगता है उसकी सर्टिफाइड कॉपीज को, तो विच शैल बी एविडेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सच एंट्रीज इन द अकाउंट बुक्स। तो वो जो एविडेंस बनेगा उस एविडेंस को हम कौन सा एविडेंस कहेंगे? फाइनल एविडेंस कहेंगे, प्राइमा फेसाई एविडेंस कहेंगे या कंक्लूसिव एविडेंस कहेंगे? तो ये कौन सा एविडेंस माना जाता है? तो हम सर्टिफाइड कॉपीज प्रोवाइड करते हैं कोर्ट की ऑर्डर के बेसिस के ऊपर, तो इसको कौन सा एविडेंस कहते हैं? सो व्हाट इज योर आंसर? फ्रेंड, इसको हम कहते हैं प्राइमा फेसाई एविडेंस। सो बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट के मुताबिक इट इज नोन एज प्राइमा फेसाई एविडेंस।
An NRI purchases capital instrument of a listed Indian company on a recognized stock exchange on repatriation basis. Amount can be maximum up to how much of the total paid up equity capital of that company. एक NRI है, वो इन्वेस्टमेंट करता है किसी कंपनी की जो लिस्टेड कंपनी है उसके कैपिटल इंस्ट्रूमेंट के अंदर, यानी उसकी इक्विटी के अंदर, और ये इन्वेस्टमेंट करता है थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। और ये इन्वेस्टमेंट वो करता है कि वो रिपेट्रिएशन उस अमाउंट को कर पाएगा, यानी उसको वो वापस ले सकेगा, वापस लेके जा सकेगा आउटसाइड द कंट्री, उसको हम कहते हैं रिपेट्रिएबल। तो ये अमाउंट कितने % तक हो सकता है उस कंपनी की पेड अप कैपिटल का, तो ये हमने बताना है परसेंटेज कितना हो सकता है एनआरआई के द्वारा। सो दिस परसेंटेज कैन बी अप टू 5%, 5% तक उस टोटल पेड अप कैपिटल का 5% हो सकता है। फॉर ए स्मॉल लॉकर बैंक हैज फिक्स्ड फी ऑफ ₹1950 प्लस GST। What is maximum amount of deposit which bank can ask for in advance? तो स्मॉल लॉकर उसका जो रेंट है वो बैंक ने 1950 प्लस GST फिक्स किया है, तो बैंक कितना अमाउंट डिमांड कर सकता है एज डिपॉजिट इन एडवांस? तो 3 साल का वो कर सकता है प्लस लॉकर ब्रेकिंग चार्जेस। तो हमारा आंसर इसमें क्या बनेगा? सो इट विल बी 1950 into 3, that is 5850 प्लस GST प्लस लॉकर ब्रेकिंग चार्जेस। तो इसका इक्वलेंट अमाउंट कस्टमर कैन बी टोल्ड टू डिपॉजिट इन एडवांस। इनकम टैक्स ऑफिसर और स्पेसिफाइड हायर ऑफिसर ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैन कॉल for books of account or other documents from banks if they consider that it will be useful in any proceedings. These powers are available to them under which section of Income Tax Act? इनकम टैक्स ऑफिसर हो या कोई भी स्पेसिफाइड हायर ऑफिसर हो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, वो बैंकों से बुक्स कॉल कर सकता है, दूसरे डॉक्यूमेंट कॉल कर सकता है अगर उनको लगता है कि वो इन्फॉर्मेशन यूजफुल रहेगी किसी प्रोसीडिंग्स के अंदर। इनको ये पावर्स इनकम टैक्स एक्ट की इनमें से किस सेक्शन से अवेलेबल हैं? सो दैट इज व्हाट वी हैव टू टेल। क्वेश्चन नंबर 42। सो हमारा आंसर क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर 42 के लिए? तो आवर आंसर हियर विल बी सेक्शन 133। 133, so this will be the section number. Friend, before we go to next lesson, तो memory collected questions जो previous years में पूछे जाते हैं इनका importance हमारे लिए क्या है? तो 3 तरह से ये हमारे लिए important हैं। तो पहला importance इनका हमारे लिए है कि हमें अगर पिछले सालों के में पूछे गए questions हमारे पास available हों तो हमें ये पता चल जाता है कि एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका पैटर्न क्या है, कौन से चैप्टर्स हैं, कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं, कौन से मॉड्यूल्स में जिनमें अक्सर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम अकॉर्डिंगली उनका प्रेपरेशन कर सकते हैं। सेकंड बेनिफिट ये है कि जब हम रिवीजन करेंगे तो रिवीजन के दौरान हम अपने फोकस को चेंज कर सकते हैं ताकि उन क्वेश्चन का हम बेनिफिट ले सकें। और तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें से कई सारे क्वेश्चंस रिपीट होके आ जाते हैं, और अगर इनमें से क्वेश्चन रिपीट होके आए और हमने इन क्वेश्चन को अच्छे से कर रखा है तो क्विकली हम उनके आंसर देंगे और ये हमें पास होने में, क्वालिफाइंग मार्क्स लेने में बहुत यूज़फुल रहेंगे। ये अवेलेबल रहते हैं हमारे पास 7 days बिफोर डेट ऑफ एग्ज़ाम, और अवेलेबल कहाँ पे हैं? हमारी ऐप के अंदर ये अवेलेबल हैं, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो इनको यूज़ करें और इनका बेनिफिट लें। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। DPV, डिलीवरी वर्सेस पेमेंट सिस्टम, इट इज़ मेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस? सो DPV इसको हम किस टाइप की ट्रांजेक्शन में यूज़ करते हैं? शेयर ट्रेडिंग की ट्रांजेक्शन में, मनी मार्केट ट्रांजेक्शन में, या गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रांजेक्शंस में? तो क्या लगता है आपको आंसर क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर 43 के लिए? सो व्हाट विल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 43?
शेयर ट्रेडिंग के लिए, मनी मार्केट ट्रांजैक्शंस के लिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शंस के लिए। फ्रेंड, शेयर ट्रेडिंग ट्रांजैक्शंस के लिए ये नहीं यूज होता, मनी मार्केट ट्रांजैक्शंस के लिए भी यूज नहीं होता, तो ये यूज होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शंस के लिए। तो हमारा आंसर बन जाएगा नंबर 3 या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ए बैंक इज प्रोटेक्टेड व्हेन इट फर्निशेज इंफॉर्मेशन फॉर रिकवरिंग द ड्यूज अबाउट ए बोरर्स अकाउंट। बोरर्स के अकाउंट को लेकर के अगर ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है लोन की रिकवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनमें से ये इंफॉर्मेशन किसको प्रोवाइड की जाए तो उसमें बैंक को प्रोटेक्शन अवेलेबल रहेगा। ये इंफॉर्मेशन अगर ग्रंटर को प्रोवाइड की जाए या ये बैंक के सॉलिसिटर को यानी एडवोकेट को प्रोवाइड की जाए या दोनों को प्रोवाइड की जाए या दोनों में से किसी को भी नहीं प्रोवाइड की जा सकती, तो अगर बैंक डिस्क्लोज करता है लोन रिकवरी रिलेटेड इंफॉर्मेशन को तो बैंक को प्रोटेक्शन मिल जाएगी। तो इनमें से किसको ये इंफॉर्मेशन दी जा सकती है जब बैंक को प्रोटेक्शन अवेलेबल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 44। तो क्या आंसर लगता है आपको क्वेश्चन नंबर 44 का? सो नॉर्मली जब हम कस्टमर रिलेटेड इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करते हैं तो हम लायबल बन जाते हैं, लेकिन इनको अगर इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करेंगे लायबल नहीं बनेंगे। तो इनमें वो कौन सी पार्टीज हैं? फ्रेंड, इसके अंदर जो गारंटर है तो उसको हम जानकारी दे सकते हैं, हमारा जो सॉलिसिटर है उसको भी जानकारी दे सकते हैं। तो दिस मीन ए एंड बी दोनों ही सही हैं। तो आंसर हमारा बन जाएगा सी, बोथ। इंटरेस्ट रेट ऑन एनआरई टर्म डिपॉजिट कैन वेरी ओनली ऑन अकाउंट ऑफ टेनर एंड फॉर सिंगल टर्म डिपॉजिट ऑफ वैल्यू ऑफ एटलीस्ट। एनआरई का जो टर्म डिपॉजिट है उसके अंदर हम डिफरेंशियल इंटरेस्ट पे कर सकते हैं, यानी इंटरेस्ट हम वेरी कर सकते हैं। वो मैच्योरिटी के ऊपर बेस्ड हो सकता है, वो सिंगल टर्म डिपॉजिट के ऊपर भी बेस्ड हो सकता है। तो यहाँ सिंगल टर्म डिपॉजिट की वैल्यू कितनी होगी? तो यहाँ पे हम डोमेस्टिक की बात नहीं कर रहे हैं, डोमेस्टिक एफडी की हम बात कर रहे हैं। एनआरई एफडी का रूल क्या है? तो जहाँ पे इंटरेस्ट रेट वेरी कर सकते हैं, अलग हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू मैच्योरिटी पीरियड एंड अकॉर्डिंग टू अमाउंट। तो अमाउंट कितना है यो हमने आंसर प्रोवाइड करना है क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। So what will be the answer for question number 45? तो क्वेश्चन नंबर 45 के लिए ये आंसर रहेगा 2 करोड़ सिंगल टर्म डिपॉजिट 2 करोड़ एंड अबव, यानी ये रूल वही है जो हमारे डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट के लिए है। When a court issues an order attaching credit balance in account of a customer, bank on receipt of such order is prohibited from honoring checks drawn by the customer on the account or making payment to the customer or his order. This order is known as attachment order, garnishee order or appropriation order. So जब एक कोर्ट एक ऑर्डर इश्यू करता है जिसमें वो अटैच कर देता है क्रेडिट बैलेंस जो कस्टमर के अकाउंट में है, तो किसको अटैच कर देता है? क्रेडिट बैलेंस को। सो जब भी ये ऑर्डर आता है तो बैंक के ऊपर प्रोहिबिशन लग जाती है कि बैंक कोई चेक कस्टमर के द्वारा ड्रॉ किए को पास ना करे। तो ये हम किसकी बात कर रहे हैं? अटैचमेंट ऑर्डर की बात कर रहे हैं, गार्निशी ऑर्डर की बात कर रहे हैं या एप्रोप्रिएशन ऑर्डर की बात कर रहे हैं? तो ध्यान रखिए ये ऑर्डर इशू कौन कर रहा है? ये ऑर्डर इशू कर रहा है कोर्ट। सो नॉट ए वेरी डिफिकल्ट आंसर। तो इसको हम कहेंगे गार्निशी ऑर्डर, क्योंकि कोर्ट जो ऑर्डर इशू करता है वो गार्निशी ऑर्डर है और जो गवर्नमेंट की रेवेन्यू अथॉरिटीज इशू करती हैं उसको हम अटैचमेंट ऑर्डर कहते हैं। तो यहाँ पे अगर ये कोर्ट ना हो करके गवर्नमेंट अथॉरिटी होता तो हमारा आंसर होता अटैचमेंट। अब क्योंकि यहाँ पे कोर्ट है इसलिए हमारा ऑर्डर होगा गार्निशी ऑर्डर, तो इसको हम कहेंगे गार्निशी ऑर्डर। तो चलिए फ्रेंड्स हम कंटिन्यू करते हैं इसको नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।